प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय है अपना विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। प्रकरण अपना है प्रकाश का परावर्तन भाग 3। प्रकाश के परावर्तन भाग 3 में हम लोग क्या क्या सीखेंगे बच्चों। प्रकाश के परावर्तन में दर्पण और दर्पण के प्रकार, इसको हम लोगों ने पहले वीडियो में सीखा था। इसके बाद गोली दर्पण और उसके द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब के बारे में सीखा था। आज हम प्रकाश का अपसरण और अभिसरण, इसके बारे में सीखेंगे और दर्पण सूत्र और गोली दर्पण के होने वाला आवर्धन, और दर्पण सूत्र के आधार पर कुछ हम प्रश्न भी हल करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले प्रकाश का अपसरण और अभिसरण, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस ऑफ लाइट क्या है बच्चों? आपने देखा होगा कि कभी कभी किरणें क्या होती हैं, एक जगह इकट्ठी होती हैं दूर से आती हुई, और कभी कभी वो फैलती है। तो ये दर्पण में इस प्रकार से होता है। एक एक्टिविटी आप करके बच्चों देख सकते हो। आपके घर में माचिस होगी और माचिस की डिब्बी में से आप ये 5 तीलियां ले लो। 5 तीलियां लेने के बाद अब एक बिंदु तो साफ सुथरा रहता है, दूसरे बिंदु पर जो है केमिकल लगा रहता है। तो केमिकल वाले भाग को देखिए यहाँ पर अलग अलग करके रखते हैं, उसके दूसरे भाग को एक जगह रख के कहते हैं ये होता है अपसरण। और ये दूसरा भाग क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? अभिसरण। अपसरण फैलता हुआ, अभिसरण इकट्ठा होता हुआ दिख रहा है। तो आपने जो दर्पण पढ़ा है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये देखिए, ये डाइवर्जिंग लेंस अवतल दर्पण है, कॉनकेव लेंस दिखते हैं। एक किरणों को क्या करती है? फैलाती है। किरणों को क्या करती है? फैलाती है, डाइवर्जिंग। और कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस आप दे रहे हैं, किरणों को इकट्ठा करती है। तो कॉनकेव लेंस माने अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स लेंस माने उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की दर्पण से दूरी के अनुसार मूल वस्तु से बड़ा या छोटा प्रतिबिंब जो होता है वो निर्मित होता है। और मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तित होने के उपरांत अपसरित होती हैं। इसलिए इस दर्शन को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा कैसे होता है ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के उपरांत एक बिंदु पर अपसरित होती हैं। यहाँ पे देखिए, किरणें एक बिंदु पर क्या होती है? अपसरित होती हैं। और अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की दर्पण से दूरी के अनुसार
मूल वस्तु से बड़ा या छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है। यह मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तित होने के पश्चात ये क्या होती है, अपसरित होती है। ये देखिए, इसलिए इस दर्पण का अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु के मूल आकार से छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है। इस प्रकार से ये अपसारी और अभिसारी के आधार पर हम कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को पहचान सकते हैं कि कॉनकेव लेंस कौन सा है और कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है। किस गुण के कारण बच्चों? ये डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस के आधार पर। अवतल दर्पण के गुणधर्म क्या है, उसके उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं बच्चों? तो अवतल दर्पण आप बाल कटाने जाते हैं, केश कर्तनालय, सैलून में, दांतों के दवाखाने में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये देखिए, ये है डेंटिस्ट, आपके दांत के अंदर के भाग को बड़ा देखने के लिए देखिए किरणें डालता है। ये दर्पण जो उसमें लगा रहता है अवतल दर्पण है। और आप सैलून में बाल कटाने के लिए जाते हैं तो आपके सामने जो दर्पण रहता है वो अवतल दर्पण ही होता है। तो दर्पण के ध्रुव और नाभि के बीच वस्तु रखने पर वस्तु का सीधा, आभासी और अधिक बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और इसके उपयोग कहाँ कहाँ है? बैटरी और वाहनों के हेडलाइट में, जो भी गाड़ियां चलती हैं उनको हेडलाइट में जो होता है वह अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये देखिए आप। तो प्रकाश स्रोत को नाभि के पास रखने पर प्रकाश का समांतर पुंज जो होता है वो प्राप्त होता है, जो आप चित्र में देख रहे हैं। फ्लड लाइट में भी प्रकाश स्रोत को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से थोड़ा परे रखने पर तीव्र प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। फ्लड लाइट, ये देखिए फ्लड लाइट है, इसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। विविध सौर उपकरण में, जो सोलर उपकरण है, सोलर इंस्ट्रूमेंट है, उसमें भी दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य किरणें नाभि प्रतल में एकत्रित होती हैं। ये सोलर सिस्टम है। ये हुआ अवतल दर्पण के गुणधर्म और उसके उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसके बाद आगे हम आपको बताएंगे कि उत्तल दर्पण के गुणधर्म क्या होते हैं बच्चों। अवतल दर्पण का उपयोग हम ज़्यादा ही करते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग गाड़ियों के दाईं और बाईं ओर लगाए गए दर्पण उत्तल दर्पण होते हैं। इससे पीछे आने वाली गाड़ियों के संकेत के बारे में जानकारी होती है, उसका चित्र बनता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा उसमें गाड़ियों का, पीछे आने वाली गाड़ियों का चित्र जो बनता है इस प्रकार से। देखिए, गाड़ियों के दोनों तरफ, बाईं और दाईं तरफ दोनों दर्पण लगे होते हैं, वो होते हैं उत्तल दर्पण। बड़े उत्तल दर्पण द्वार पर चौराहे में लगाए जाते हैं। चौराहे पर जो लाइटें लगाई जाती हैं वो भी जो होते हैं उसमें का भी प्रयोग ये उत्तल दर्पण का होता है। आगे है बच्चों कार्टेशियन चिन्ह संकेत। तो माने किस तरफ दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, किस तरफ ऋणात्मक होती है। तो कार्टियन चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये देखिए, आप यहाँ पर ये मिरर देख रहे हैं, इसके अक्ष है, इसको हम राइट से, ये बाईं ओर की दूरी है
और ये भी बाईं ओर की दूरी है इसकी। ये दाईं ओर की दूरी है सारी। ये दाईं ओर की दूरी है रेड हैंड साइड की है, ये लेफ्ट हैंड साइड की है। ये दर्पण है, आप देख रहे हैं। तो जो बाईं ओर की दूरी होती है, ये देखिए बाईं ओर की दूरी जो होती है दर्पण से, वो पॉजिटिव डिस्टेंस होती है, और लेफ्ट हैंड साइड की जो होती है बच्चों वो निगेटिव होती है। माने आप कह लीजिए कि राइट हैंड साइड की जो दूरियां होती है वो पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड की दूरियां जो होती है वो निगेटिव होती है। यहाँ पर देखिए ए, ये आती हुई किरणों की दिशा है। ए जैसे आपतित किरणें हैं, ये आती हुई किरणों की दिशा है, दिखा रहा है इधर पर। तो यहाँ पर आप दर्पण का ध्रुव होता है, उसको मूल बिंदु उसको मूल बिंदु जो होता है माना जाता है। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति के अनुसार, देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो वस्तु को हमेशा, आप जैसा जानते हैं कि जो वस्तु है उसको हम किस साइड रखते हैं बच्चों, तो वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, और मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। किसी भी दर्पण में होगा, वस्तु हमेशा हम बाईं ओर रखेंगे। मूल बिंदु के दाईं ओर, मूल बिंदु के दाईं ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक, माने ऋण ए दाईं ओर की दूरी क्या होती है धनात्मक, ये देखिए प्लस लिखा हुआ है, और बाईं ओर की नापी गई सभी दूरियां क्या होती है ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। ऊपर की ओर मापी गई दूरियां क्या होती है धनात्मक, ये देखिए दिख रहा है। और मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अवतल दर्पण का नाभ्यंतर ऋणात्मक और उत्तल दर्पण का नाभ्यंतर धनात्मक होता है। तो बच्चों आप लोग ये अगर ध्यान रखेंगे इसका चिन्ह, तो आपको जो सवाल है आगे मिरर का आएगा, दर्पण सूत्र हम आपको बताएंगे, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है निशान कि कहाँ से धातु प्लस है और कहाँ पर माइनस है। ये देखिए दर्पण का सूत्र है, इसको मिरर फार्मूला बोलते हैं बच्चों। आपको अभी हमने बताया कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दूरियां हम नापते हैं। तो दर्पण से, दर्पण के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, ऊर्ध्व दूरी धनात्मक, अधो दूरी ऋणात्मक, और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। इसमें बच्चों हमें वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और नाभ्यंतर को के बारे में जानकारी हम करते हैं। वस्तु की ध्रुव से दूरी को वस्तु की दूरी u कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम आपको एक चित्र, एक फार्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर बच्चों चित्र में आप देख रहे हैं कि वस्तु की ध्रुव से दूरी की वस्तु की दूरी u, ये देखिए u, ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी u कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है u। तो वस्तु की ध्रुव से दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं, उसको u से लिखते हैं।
प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी को, ये देखिए यहाँ पर ये प्रतिबिंब है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है इमेज, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है ये, इसको v से हम प्रकट करते हैं। इसको कहाँ से प्रकट करते हैं बच्चों? v से प्रकट करते हैं। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और नाभ्यंतर के बीच वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और नाभ्यंतर f के बीच जो सूत्र स्थापित होता है, जो संबंध स्थापित होता है, उसको हम दर्पण सूत्र कहते हैं। यह सूत्र सभी परिस्थितियों में, सभी गोली दर्पण के लिए, वस्तु के सभी स्थानों के लिए उपयुक्त होता है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये सूत्र है। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। u क्या है? वस्तु की दूरी है। और f क्या है? नाभ्यंतर है। f क्या है? नाभ्यंतर है। इस सूत्र आप लोग याद रखेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसके साथ जो कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी बताई गई है कि दर्पण के दाहिनी ओर धनात्मक दूरी, बाईं ओर ऋणात्मक दूरी, x एक्सिस और y एक्सिस का भी आपको ध्यान देना है। तो आप सवाल जो पूछा जाएगा उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। आगे हम आपको गोली दर्पण द्वारा होने वाला आवर्धन, मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर द्वारा कैसे होता है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो बच्चों, जो चित्र बनता है इमेज, ये देखिए गोली दर्पण द्वारा होने वाला आवर्धन नियम। गोली दर्पण द्वारा होने वाले आवर्धन को जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और जो वस्तु की ऊंचाई होने वाले हैं उसके अनुपात द्वारा हम दर्शाते हैं। किसकी किसकी ऊंचाई बच्चों? प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h2 से लिखते हैं और जो वस्तु की ऊंचाई होती है उसको हम h1 से लिखते हैं। यहाँ देखिए ये मैग्निफिकेशन है, तो मिरर का फार्मूला क्या है? ये दोनों गोली दर्पण के लिए उपयोग में आता है, चाहे उसमें कॉनकेव मिरर हो और चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। 1/v बराबर 1/u, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसको हमने अभी पढ़ा था, ये मिरर का सूत्र है। मैग्निफिकेशन बराबर होता है m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज को हम h2 से लिखते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम h1 से लिखते हैं। तो इमेज की दूरी जो होती है वो माइनस होती है बच्चों, ऋण v होती है, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को u होता है और मैग्निफिकेशन को हम m से लिखते हैं। तो m बराबर ऋण v/u, माने आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है बच्चों कि मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर is the ratio of the height of the image to the height of the object। मैग्निफिकेशन जिसको हम कैपिटल M से लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर S' और S0 लिखा हुआ, कुछ भी आप नाम तो दे सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन M बराबर क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज S' इसमें लिखा है, आप चाहे S2 H1 भी लिख सकते हैं, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट H0 लिखा है, तो बराबर हो गया ऋण v/u। आप इसको ध्यान रखेंगे सूत्र। तो आपने दो सूत्र यहाँ पर सीखा है, एक मिरर का फार्मूला सीखा है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और दूसरा जो है आवर्धन का फार्मूला हम लोगों ने सीखा है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई
बटे वस्तु की ऊंचाई, कैपिटल एम बराबर ऋण वी बटे यू, या अगर हम प्रतिबिंब को H2 में लिखते हैं और वस्तु की ऊंचाई को हम H1 में भी लिखते हैं, किसी भी प्रकार आप कुछ भी नाम दे के लिख सकते हैं। माने एम बराबर हाइट ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे होता है वस्तु की ऊंचाई, और चिन्ह इसमें क्या लगता है, माइनस लगता है बच्चों। तो मैग्निफिकेशन जिसको हम आवर्धन बोलते हैं, आवर्धन बराबर ऋण वी बटे यू, आवर्धन बराबर क्या होता है, ऋण वी बटे यू। चलिए हम इस पर आधारित बच्चों, हमने कहा था हम एक सवाल भी हल करते हैं। राजश्री को 10 सेंटीमीटर नाभ्यंतर वाले अवतल दर्पण की सहायता से दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का 5 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है। उसे पर्दा दर्पण से कितनी दूरी पर रखना होगा तथा उसने प्राप्त किए प्रतिबिंब का स्वरूप और वस्तु का आकार कैसा होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये नाभ्यंतर दिया है 10 सेंटीमीटर, नाभ्यंतर को F से लिखते हैं और एक इसमें होगा प्लस माइनस, आप यहाँ पर ध्यान देते रहिए, ये माइनस होगा। तो नाभ्यंतर F बराबर हम लिख सकते हैं ऋण 10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी है, ये दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर है स्थित वस्तु, तो U बराबर ऋण 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, 5 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब है, मतलब V, प्रतिबिंब की ऊंचाई को अगर हम H2 से लिखते हैं तो H2 बराबर हो जाएगा ऋण 5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी V निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई दी गई है और वस्तु की भी ऊंचाई मालूम करना है, वस्तु की ऊंचाई H1 मालूम करना है, और उसके साथ साथ ये भी बताना है कि प्रतिबिंब का स्वरूप और वस्तु का आकार कैसा होगा। तो बच्चों हम सवाल को हल करते समय सबसे पहले शाब्दिक प्रश्न दिए रहते हैं, उसको हम पढ़ते हैं और जो भी दत्त रहता है उसको हम, माने क्या क्या दिया रहेगा, F दिया रहेगा, V दिया रहेगा, U दिया रहेगा, H1 H2, और इसमें से कुछ नहीं दिया रहेगा उसको मालूम भी करना पड़ेगा। तो आपने दर्पण का सूत्र पढ़ा है कि 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F के, इसमें रख करके हम मान निकाल लेंगे। तो हमको U दिया है, F दिया है, तो V की गणना हम कर सकते हैं। आवर्धन, आवर्धन निकालते समय M बराबर H2/H1 होता है, माने ऋण V/U होता है। जब हम V निकाल लेंगे और U दोनों मालूम हो जाएगा तो M की भी गणना हम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या दत्त रहता है उसको हम एक नज़र डाल लेते हैं बच्चों। तो चलिए हम दत्त क्या क्या उसको हम लिख लेते हैं। देखिए दत्त है नाभ्यंतर F बराबर ऋण 10 सेंटीमीटर, आप प्लस माइनस का ध्यान अवश्य रखना बच्चों। वस्तु की दूरी U बराबर ऋण 30 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की ऊंचाई H2 बराबर ऋण 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी V मालूम करना है और वस्तु की ऊंचाई H1 मालूम करना है कि कितनी होगी। अब दर्पण का सूत्र आप लिख सकते हैं 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F के बराबर। अब इसमें आप मान रखिए V का मान मालूम करना है, तो हम लिख सकते हैं 1/V बराबर 1/F ऋण 1/U के बराबर। पक्षांतर कर दिया, 1/U को दाहिनी साइड ले जाके इसमें हम मान रखते हैं, तो F के स्थान पर लिख दिया ऋण 10 और U के स्थान पर लिख दिया ऋण 30। अब हम यहाँ पर हर समान नहीं है, एक का हर है ऋण 10, दूसरे का है ऋण 30, हम इसको तिरछा गुणा कर लेते हैं बच्चों। तो हो जाएगा ऋण 3
धन 1/30। कैसे होगा? 10 तिहाई 30 हुआ। ये देखिए इसका लसा भी हमने 30 निकाला, तो 10 तिहाई 30 ये हो गया ऋण 3, और यहाँ ऋण है तो ऋण भी हो गया तो धन हो जाएगा। ऋण 3 में से 1 निकाल देंगे तो ऋण 2/30 बचेगा। कितना बचेगा? 1/v बराबर ऋण 2/30, या ऋण 2v बराबर क्या हो जाएगा? तिरछा गुणा हम यहाँ पर करते हैं तो बराबर 2 1 2 2 15 ही हम 30, v बराबर क्या हो गया? ऋण 15। v क्या माना था बच्चों? प्रतिबिंब की दूरी माना था। प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्या हो गया? ऋण 15। अब दर्पण से पर्दे की दूरी कितनी होनी चाहिए बच्चों? दर्पण से पर्दे की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अतः राजश्री को पर्दा दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा। एक पार्ट हम लोगों ने हल कर लिया। अब जो इसका दूसरा पार्ट है वो पूछ रहा है उसका आवर्धन। तो आवर्धन का सूत्र हमने आपको बताया था अभी, यम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो बच्चों हमने वस्तु की ऊंचाई हमको दी गई है, अभी हमने प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋण 15 ज्ञात किया है, तो हम इससे जो होते हैं निकाल सकते हैं। तो यम बराबर क्या हो गया? h2/h1 बराबर ऋण v/u के। अब चलिए देखते हैं आवर्धन। यम बराबर h2/h1 बराबर ऋण v/u के। h2h1 तो h2 दिया है ऋण 5, h1 निकालना है तो h1 बराबर यहाँ से हो गया ऋण h1 बराबर हो गया h2u/v। h1 बराबर हो गया u h2/v। इसमें आप मान रखें h1 बराबर ऋण 30, u है ऋण 30, h2 है ऋण 5 और v है कितना? ऋण 15। अब इसी को आप हल कर लीजिए तो h1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 15 दूनी 30 कर दीजिए, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो यह -2 इंटू -5। तो h1 बराबर क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो m बराबर h2/h1 बराबर ऋण v/u के, और h1 की मान आ गया 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो वस्तु की ऊंचाई जो होती है वो 10 सेंटीमीटर होगी, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक और वस्तु से छोटा होगा। वस्तु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर होगी, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक और वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। तो बच्चों इस सवाल में क्या क्या दिया था? नाभ्यंतर दिया था, वस्तु की दूरी दिया था, प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया था। निकालना क्या था? प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की ऊंचाई। तो दर्पण के सूत्र के अनुसार 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f के सूत्र से हमने प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात किया, प्रतिबिंब की दूरी v कैसा बनेगा, किधर होना चाहिए? तो दर्पण से पर्दे की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इसलिए राजश्री को पर्दा दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा। इसके बाद आवर्धन की सहायता से हमने h1 ज्ञात किया, तो वस्तु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर होगी, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक और वस्तु से क्या होगा? छोटा बनेगा। इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन भाग 3 में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। बच्चों हम लोगों ने प्रकाश का अभिसरण और अभिसरण में डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस के बारे में सीखा। इसी डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस के आधार पर हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान कर सकते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे आपको हमने बताया, आप केश कर्तनालय में जाते हैं, दांतों के दवाखाने में जाते हैं, गाड़ियों के हेडलाइट में, फ्लड लाइट में, विविध प्रकार के जो उपकरण है उसमें अवतल दर्पण के उपयोग किए जाते हैं। गाड़ियों के दाएं बाएं जो दर्पण लगे होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं,
और बड़े बड़े उत्तल दर्पण द्वार पर चौराहे पर भी लगाए जाते हैं। इसके बाद कारची चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमने देखा कि दर्पण की दाहिनी ओर दूरियां धनात्मक, बाईं ओर दूरियां ऋणात्मक, और दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u = 1/f के बारे में सीखा। गोली दर्पण द्वारा होने वाला जो आवर्धन होता है उसके बारे में भी सीखा। इसके बाद हमने एक सवाल को भी हल करके आपको बताया कि जो दत्त है शाब्दिक प्रश्नों को पढ़िए, जो दत्त है उसको लिखिए, निशान के अनुसार कार्टेशियन चिन्ह के अनुसार लिखिए, इसके बाद सूत्र लगाइए, इसके बाद उसको आप आसानी से हल करके उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 3 में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।